हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरीज़ और पैरेलल मेथड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि बैटरी और अ सेल क्या है, इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स अ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ सोर्स किस चीज़ का है, बैटरी हो या कोई भी सेल हो। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। जैसे कोई भी टर्मिनल है आपके पास, एक टर्मिनल T1 है, दूसरा टर्मिनल आपके पास T2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, सेल क्या होता है, जनरेट होता है, एंड दैट्स वाई सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ resistor or a system of resistors connected to the battery. Okay, and it's have to maintain the current and source has to keep expanding its energy. It's create a energy. That is why the heating effect of electric current. Now next one is सबसे पहली चीज कि सोर्स है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आप सन को देख लीजिए, क्या बोला मैंने, सन को बोला। सन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इट क्रिएट्स एनर्जी। ठीक है, एंड दैट्स वाई दूसरी तरफ देखते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है, कॉन्फ़िगरेशन अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही एक बैटरी से कनेक्ट है, तो देखो प्योरली रेजिस्टिव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही किसी सर्किट से कनेक्ट है और कोई भी डिवाइस इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, so that is a configuration of resistors only connected to a battery, and the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat, and also this is known as the heating or effect of electric current. ओके, ये आपकी क्या हो गई, एक डेफिनेशन हो गई। और ये जो इफ़ेक्ट है ये यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे डिवाइसेस के लिए। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे कि मेरे पास कोई करंट आई है जो कि एक रेजिस्टर में से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है, मेरे पास R है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मेरे पास V है। टाइम मेरे पास T है कि कितने टाइम ऑफ इंटरवल में किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करती है। ठीक है, चार्ज मेरे पास Q है। ठीक है, चार्ज मेरे पास क्या है, Q है। एंड नाउ तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, V Q के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, V Q के इक्वल। मेन हम क्या करेंगे कि जो पावर इनपुट आएगी हमारे पास सर्किट बाय द सोर्सेज P इक्वल टू V Q ओवर T एंड इक्वल टू V I। अब ये क्या है, पूरे सर्किट को एनर्जी क्या करती है, सप्लाई करती है इन द टाइम T। सो क्या हो जाएगा, P क्रॉस T हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि एनर्जी क्या होती है, डिसिपेटेड होती है इन द रेजिस्टर एज अ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और कोई स्टेडी करंट आई है, देखो मैंने नाम दिया इसको स्टेडी। स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है, स्टेडी करंट का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंड द अमाउंट ऑफ हीट मैंने H लिया, प्रोड्यूस इन टाइम T, कि इतने टाइम ऑफ इंटरवल में इसने हीट इतनी प्रोड्यूस की है। तो आपके पास जो हीट का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा H इक्वल टू VI और T। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अभी आपके पास पावर के कई सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। पावर के जैसे P इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला है P इक्वल टू I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। उसके बाद H हीट की बात करें तो हीट की बात करते तो P क्रॉस T इक्वल टू VI
टी, एक H हीट इक्वल टू I² RT। ये पावर के फॉर्मूले हैं और ये हीट के फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना, ठीक है, इनको बहुत ही अच्छे से करना है। उसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ F इक्वल टू I² RT। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ओम्स लॉ को अप्लाई किया है, और इसी को क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस वाला फार्मूला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इसी फार्मूले को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और ये जो लॉ है ये क्या इम्प्लाई करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, लॉ है ये एक, ठीक है। और ये लॉ क्या इम्प्लाई करता है कि जो किसी भी रेजिस्टर में से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है उसके स्क्वायर के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। करंट का स्क्वायर दे रखा है ना I², तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस। दूसरा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेजिस्टेंस के, यानी H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। उसके बाद है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के, यानी कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास ये ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसी को क्या बोला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला गया है, क्लियर है। उसके बाद है कि इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू known as the voltage source is used after the calculating the current through it and using the relation I equal to V over R। क्या बोला मैंने, I equal to V over R वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे, कब करेंगे, जब भी हमें करंट को कैलकुलेट करना होता है। आपके पास कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आएंगी जो आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो, ठीक है। आपको कैसे होकर चलना है, प्रैक्टिकली होकर चलना है, तो मतलब इन अ प्रैक्टिकल इन अ रियल लाइफ आपको उससे रिलेट करना है और समझना है। जैसे अब हम एप्लीकेशंस करेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे यूज़फुल एप्लीकेशंस होती हैं, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, दूसरा जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, केटल हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गई। तो ये कई सारी डिवाइसेस है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो, एंड फिलामेंट must retain as much of the heat generated as is possible, so that is gets very hot and emits the light। तभी क्या करती है, वो लाइट एमिट करती है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। और जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगे हुए होते हैं ना, इस जैसे कोई बल्ब है, इधर कोई फिलामेंट लगा हुआ है, तो उस चीज़ से क्या बनाया जाता है, फिलामेंट बनाया जाता है, ठीक है। और जो अंदर का फिलामेंट होता है ये थर्मली आइसोलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद है कि बल्ब यूजुअली, इस बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट हमने बनाया है यूजुअली ये किसके अंदर फिल होता है, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस। आर्गन और नाइट्रोजन जो गैसेस होती है वो इनएक्टिव होती है, वो रिएक्टिव नहीं होती है, तो इस वजह से वो केमिकली उसके अंदर फिल किया जाता है ताकि जो फिलामेंट है वो लंबे समय तक जल सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कई सारी पावर अगर फिलामेंट कंज्यूम कर लेता है, अपीयर्स एज अ हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। जैसे आप बल्ब को बंद करते हो तो फिलामेंट भी क्या करता है, बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जला रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो लाइट क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, यानी थोड़ी सी क्या कर रही है, वो
रेडिएट कर रही है, क्योंकि उसने जितनी पावर कंज्यूम करनी थी वो तो कर ली। दूसरी एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, जूल्स हीटिंग इज़ फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये क्या प्रोटेक्ट करता है, सर्किट को, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करके रखता है बाय द स्टॉपिंग फ्लो ऑफ एन अनड्यूअली हाई इलेक्ट्रिक करंट। और अगर फ्यूज़ हम सीरीज़ में की बात करें, कोई भी डिवाइस है तो उस डिवाइस में अगर हम फ्यूज़ को सीरीज़ के साथ लगा देते हैं तो ये क्या कंसिस्ट करके रखता है, जैसे हमने कई सारी वायर के पीसेस को कंसिस्ट करके रखा है, लिया है हमने, और मेटल ले लो और एन अलॉय ले लो, और वैसा अप्रोप्रिएट लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अच्छा हो। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम की वायर के पीस ले लिए, कॉपर के ले लिए, आयरन लेड हो गया, तो कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इनके पीसेस लेके देख लो। उसके बाद क्या है कि fuse wire is usually encased in a cartridge of polycrane or similar material with the metal ends। और फ्यूज़ेस जो होते हैं वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उनके जो रेटेड होते हैं, जैसे हो गया, उनके रेटेड कैसे कैसे मिलेंगे, जैसे 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ऐसी। अब जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है जो कि 1 किलो वॉट कंज्यूम करती है, इतनी इलेक्ट्रिक पावर वो कंज्यूम करती है, जब कब करती है, जब हम 220 वोल्ट का उसके पास ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप करंट निकालेंगे तो आपके पास यही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। 5 एम्पियर है तो इसमें भी हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएगा वो क्या टॉपिक आएगा, पावर। क्या टॉपिक है उसके बाद आपका, पावर, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एप्लीकेशंस, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द एनर्जी, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड ऑल्सो टर्म इज इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू वी आई, ये जैसे आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर ओवर आर, ये सारे क्या है, पावर के ही फॉर्मूले हैं। और इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट होती है वो वॉट होती है, और W से इसको डिनोट किया जाता है। और पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज द 1 एम्पियर ऑफ द करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वॉट। तो 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, देखो पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, तो 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 वोल्ट एम्पियर के, ठीक है। उसके बाद है इसकी जो यूनिट वॉट है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम इसको लार्ज यूनिट अगर बोला जाए तो लार्ज यूनिट होती है किलोवाट और स्मॉल यूनिट होती है वॉट, और ये किसके इक्वल होती है, 1000 वॉट के इक्वल होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रेडिक्ट करती है पावर और टाइम को, क्लियर है। उसके बाद 1 वॉट क्या होती है, ये एनर्जी कंज्यूम करती है, जबकि 1 वॉट of power is used for the 1 hour, and the commercial unit of electric energy is kilowatt per hour, commonly known as the unit, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में देखो ये रहा, देखो जैसे 1 किलोवाट आवर की मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, क्लियर है। सो नाउ इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर से, करंट दे रखी है 0.50 एम्पियर, आपको पावर बतानी है। तो देखो
फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P इक्वल्स टू VI। वो आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है या फिर ये वाला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें पावर निकालनी है। वोल्टेज सिंपल दे रखी है 220, करंट दे रखी है 0.50 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 110 जूल पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। और इसी को ही आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, वॉट में, तो 110 वॉट आ जाएगा। क्लियर है सभी को। नाउ सबसे मेन चीज़ तो यही थी, ठीक है। उसके बाद चीज़ आती है शॉर्ट्स की, कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप अच्छे से समझिए, ठीक है, समझ के चलिए। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पावर का छोटा सा टॉपिक था, तो आज की वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आ गया है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड में बहुत ही सिंपल आते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।